एवन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। एक ऐसी ही मिसाल जनाब ओवैसी साहब की है, जिन्होंने हैदराबाद से अपना सफ़र शुरू करके सारे देश में एमआईएम पार्टी को बनाया। जब वो सांसद में खड़े होकर गरजते हैं तो अच्छे अच्छे मिनिस्टर और सांसद उनका जवाब देने के लिए डरने लगते हैं। उन्होंने कई अहम जो मुद्दे देश के हैं उस पर अपना बेबाकी से वहाँ पर जवाब दिया और सरकार से सवाल भी उन्होंने पूछे। इन्हीं के पार्टी के जो बीजापुर ज़िला अध्यक्ष हमारे साथ आज मौजूद हैं, अल्लाह बख्श बीजापुर साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। अल्लाह बख्श साहब, आपका एवन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब। सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूँगा कि क्या आप बीजापुर में अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं? तो अगर कर रहे हैं तो किसे कर रहे हैं? सबसे पहले मैं एवन न्यूज़ वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सारे दुनिया में ऐसा देश कहीं हमको मिलता नहीं। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है। इस देश में जब ये देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, फिर उसके बाद इस देश को एक अच्छा सा कानून जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया 1950 26 जनवरी को, उसी के तहत इंतखाबात यानी कि इलेक्शन होते जा रहे हैं। और इस सिलसिले में किसी पर पाबंदी नहीं है कि इलेक्शन लड़े या ना लड़े। हम भी एक ऐसी हमारी पार्टी है जो पूरे दुनिया भर में मशहूर हमारे सदर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उनकी नसीहत पर पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और हम इलेक्शन लड़ भी रहे हैं। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमें कामयाबी भी दे रहा है। जैसे पिछले कोलार का जब टाउन पंचायत का इलेक्शन हुआ, वहाँ भी हमने उम्मीदवारों को डाला था, वहाँ पे हमें 2 कामयाबी मिली। फिर उसके बाद कॉरपोरेशन, जब बीजापुर का कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमने कैंडिडेट्स को उतारे। अल्लाह ने हमें 2 सीटों पर कामयाबी दी और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी है कि 2023 का जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन को हम एमएलए के तौर पर भी इंशाअल्लाह इस मर्तबा लड़ने की कोशिश में हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और लड़ेंगे भी। रही बात आप कैंडिडेट्स के लिए आप जो सवाल कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि कोई कैंडिडेट्स यहाँ पर मिले या ना मिले, हम तो मैदान में उतरेंगे। हमारा ये अटल फैसला है कि हम इस मर्तबा के इलेक्शन में कैंडिडेट्स उतर कर आएंगे। भले ही हमें कोई कैंडिडेट्स मिले या ना मिले, हम मैदान में उतरेंगे। रही बात अगर हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट्स हमें मिला बीजापुर की सियासत में, तो इंशाल्लाह हम हमारे बुज़ुर्गों के साथ, हमारे सदर साहब के साथ, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट उस्मान गनी साहब के साथ और हमारे जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ खान पठान के साहब के साथ, उनके साथ बैठकर मशवरा करके अगर किसी को अच्छा एक उम्मीदवार हमें मिला, अगर कामयाबी के गामज़न पर अगर वो कैंडिडेट्स है, तो इंशाल्लाह हम उसको देकर लड़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हम कर्नाटक की जो राजनीति देख रहे हैं, जस्ट ऐसा हो रहा है कि एक मर्तबा बीजेपी को चांस मिलता है और एक मर्तबा कांग्रेस को यहाँ पर चांस मिलता है, और लोग भी कभी बीजेपी को तो कभी कांग्रेस को यहाँ पर वोट देते रहते हैं। तो इस तरह के माहौल में ये कांग्रेस और बीजेपी का तिलिस्म जो लोगों के दिलों में है, क्या आप एमआईएम पार्टी इसको तोड़ पाएगी? जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ तो हम डाले थे कितने कैंडिडेट्स हमारे? 4। तो उसमें हमको 2 कामयाबी मिली। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हमारे भी उम्मीदवार कामयाब हुए। पिछले 70 सालों से एक रिवाज बन गया है हमारे देश में कि सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लेकर या तो हम लोग कांग्रेस करें या कोई सेकुलर पार्टी से साथ जुड़कर काम करें। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि हमारी मजबूरी थी कि हम पहले कांग्रेस को वोट दिया करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़रूरी जो बन गई वो एमआईएम पार्टी बन गई है। आने वाले दिनों में एमआईएम का परचम लहराएगा और एमआईएम के कैंडिडेट्स को लोग दुआ भी दे रहे हैं और साथ में वोट भी दे रहे हैं और कामयाबी मिल रही है। सर, अब जहाँ तक बीजेपी है तो वो तो हिंदुओं की राजनीति करे ऐलान कर रही है, और आप भी जहाँ तक आपके जो बयान है, आपका जो कहना, आप मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह दो, एक तरफ तो आप हिंदू, एक तरफ मुस्लिम की राजनीति अगर दोनों करते रहेंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति कौन करेगा? आप देखते हैं
कि हिंदू वोटर्स का जो बैंक है वो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। हिंदू वोटर्स जो है यही चाहता है कि हिंदू के नाम पर वोट लिया जाए। मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूं कि पिछले कुछ दिनों पहले स्टेट के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील अलग ऐलान करते हैं कि आपको ड्रेनेज के लिए कुछ पूछना नहीं है, पानी के लिए कुछ पूछना नहीं है, इंसान की जो अहम ज़रूरत है बिजली के लिए कुछ पूछना नहीं है। अगर आपको इन सारी चीज़ों पर कुछ भी नहीं बहस करना है, अगर आपको वोट देना है सिर्फ और सिर्फ कि हिंदुत्व यानी कि हमारे जो लव जिहाद के जो मसले को लेकर वोट लड़ने की बात करते हैं, तो क्या हम इन लोगों ने अपनी अपनी इसको सियासत को लेकर वो अपनी गर्माहट सामने रख रहे हैं? क्या हमारे हिंदुस्तान के सियासती शऊर को पैदा करने के लिए क्या मुसलमान अपनी राय नहीं रख सकता? हम भी हमारे जो मसाले जो हैं हिंदुस्तान में रहकर हमारे जितने मसले हैं उन मसलों पर कोई पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही है। आप देखिए 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इसके खिलाफ में भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तीन तलाक के मसले को लेकर जब देश भर में बहस होने लगी, इस पर भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एनआरसी के मसले को लेकर पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए एक पार्टी तो तुली हुई है, लेकिन एक पार्टी जो मुसलमानों को वोट का इस्तेमाल करके पिछले 10 सालों से जब हुकूमत में थी इस मसले पर बात नहीं करती। साचार कमेटी का जब गठन होता है इन्हीं की सरकार में होता है और इन्हीं की सरकार में मुसलमानों की पोजीशन को पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाता है और दिखाने के बाद इसके खिलाफ में भी इनकी आवाज़ नहीं होती है। इन सारे मसलों को हम सामने रखते हैं। अब देखिए मॉब लिंचिंग को लेकर देखिए, पहलुकान की हत्या हो गई, बी बयान के लिए वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर मुसलमानों पर हत्या होने लगी। तो इन सारे चीज़ों पर किसने बात की? किसी पार्टी ने बात नहीं की। तो इन सारे चीज़ों को हम सामने रखकर हमारा भी कुछ सियासती इक़्तिदार हमारा भी कुछ बने, तो इन सारे मुद्दों को रखकर हम सियासती मैदान में उतर रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि हम अब हमारी भी कौम जो है वो जाग उठी है और हमको अलग ऐलान भी कर रही है कि आप मैदान में उतरो, हम आपके साथ में खड़े होने वाले हैं। अब हमारी ज़रूरत बन गई है कि हम मैदान में उतरकर हमारा वोट को जब तक हम सियासी ताकत के साथ मजबूत नहीं होंगे, मैं चाहता हूं कि हमारा ताकत सियासती मजबूत जब तक हम नहीं होते हमारे मुद्दे को कोई हल करने वाला नहीं है। और ये जो मसले जो होते हैं, प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे हैं वो रोड पर नहीं हो रहे, ये मसले जो है वो सदन में क्रिएट हो रहे हैं। अब सदन में मसले क्रिएट हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी सदन में ही होना है। अब हमारे ही कैंडिडेट सदन में रहेंगे, उन मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे। अब हमारे लिए कितनी शर्म की बात देखिए, जब 3 तलाक के मसले को लेकर सदन में बिल पास होता है, 69 एमपीज़ कांग्रेस के मौजूद होते हैं, उसके खिलाफ में सिर्फ 3 वोट पड़ते हैं कि ट्रिपल तलाक का बिल पास न किया जाए। तो फिर हमारे लिए कितनी शर्म की बात है ये। कांग्रेस के एमपीज़ होने के बावजूद सिर्फ 3 वोट, और उसमें 3 वोट में तीनों मुस्लिम वोट हैं। एक है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वोट पड़ता है, और एक बदरुद्दीन अजमल जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, और एक केरला का एमपी। 3 वोट उसके मुखालिफत में पड़ते हैं। तो अब इन सारे चीज़ों को देखकर क्या हम फिर से कांग्रेस को वोट दें? अब हमको थोड़ा ना थोड़ा बदलाव लाना है। मैं आपके माध्यम से A1 न्यूज़ के चैनल से मैं पूरी जनता से निवेदन करता हूं, आने वाले दिनों में हम भी कुछ हमारा सियासती एक बेदार पैदा करके कुछ इक़्तिदार हम भी हासिल करें, आगे जाकर हमारे मसले भी हल होंगे। ठीक है सर। अब जहाँ तक आप बेदारी की बात कर रहे हैं, अब पिछला जो मिनी इलेक्शन जो बीजापुर में हुआ होकर तकरीबन अब 3 महीने के करीब होने आया है, और बीजापुर शहर में एक तरफ बहुत बेहतरीन सड़कें बन रही हैं, शहर को चमकाया जा रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, लेकिन आपने जहाँ से कंटेस्ट किया था 4 वार्ड में से वहाँ पर 2 वार्ड में आपने जीत भी हासिल की है। वहाँ के लोगों ने आपको भर भर कर वोट भी दिया है, बहुत अपना सपोर्ट भी किया है, लेकिन आज तक उन वार्डों के अंदर काम शुरू नहीं हो पाया। क्या वो जो जनता पिछले 5 सालों से इंतज़ार कर रही थी, उसका इंतज़ार कब ख़त्म होगा? आप ये बात जो कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, मैं इस बात को मैं नहीं मानता। आप जाकर देखिए, ख्वाजा नगर का एक एरिया है, और वहाँ से पिछले जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके रहने के बावजूद भी वहाँ पानी का मसला हल नहीं हुआ। कई सालों से था वो मसला। मैं बुनियादी सड़कें जो चीज़ें हैं जैसे सड़क, मैं वही तो बता रहा हूँ, सड़क वगैरह। सबसे पहला जो मसला था पानी का था। जैसे ही हमारे वार्ड के जो 28 वार्ड के मेंबर कैसर इनामदार साहब की अहलिया जो है वहाँ पर चुनकर आने के बाद आप जाकर देखें, उन वार्ड के जो ख्वाजा नगर का जो एरिया है
उस एरिया के लोग खुद ये बात कहते हैं कि कई सालों से हमने बहुत सारों को वोट दिया था, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ था। जो एमआईएम पार्टी के जो कैंडिडेट्स को हमने जो वोट दिया, उसके बदौलत आज हमारे घर तक पानी आ रहा है। फिर ये काम नहीं तो और क्या है। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पर एक वार्ड नंबर 28 के अंदर एक बावड़ी है, जो कई सालों से इतना गंदगी फैली हुई थी उस बावड़ी कुएं के अंदर। पूरा जहाँ वार्ड नंबर 28 का कचरा, कूड़ा कचरा जो भी है, वहाँ पर फेंका जाता था। जैसे ही हमारे जो मेंबर इलेक्टेड हुए, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, और कॉरपोरेशन वालों के साथ अभी तो वहाँ पर टीम पूरी रेडी होकर कॉरपोरेशन में गई भी नहीं, लेकिन न जाने के बावजूद भी वो इतना काम कर रहे हैं। कल ही मैंने देखा कि पूरी जो बावड़ी थी, मतलब जो वेल था, वो उसको पूरा साफ सफाई करके, उसका जो गंदा पानी था उसको शिफ्टिंग करके नया पानी उसमें शिफ्ट किया गया है। अब आने वाले दिनों में वो पानी भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ये काम नहीं तो और क्या है। और सड़कें की बात जो आप कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ का एरिया है, मतलब 28 नंबर वार्ड हो, 20 नंबर वार्ड हो, 18 नंबर वार्ड हो, 19 नंबर वार्ड हो, और 24 नंबर वार्ड हो, 25 नंबर वार्ड हो, ये बहुमूल्य मुस्लिम रहने की वार्ड्स हैं यहाँ पर। और आप जानते भी हैं कि बीजेपी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो मुखालिफत करने वाली पार्टी है। अब आप बीजापुर को देखेंगे, एक तरफ का पूरा एरिया जो है वो डेवलपमेंट होते जा रहा है। रोड डबल मर्तबा रोड का काम हो रहा है वहाँ पर, और नहीं हो रहा है 28 और 24 वार्ड में नहीं हो रहा है, बल्कि माइनॉरिटीज़ के जितने एरिया हैं, वो जामिया मस्जिद का जो पूरा एरिया है वो पूरा बैकवर्ड पर रखा गया है। तो मेरा सवाल यही कि इस बात पर एमआईएम पार्टी क्या कर रही है? वो क्यों आंदोलन नहीं कर रही? वो क्यों ब्यूरोक्रेट से नहीं मिल रही है? या यहाँ पर सड़क पर आप क्यों नहीं उतर रहे हैं इस बात को लेकर? हम उतर रहे हैं भाई, उतर रहे हैं, और जाके हम डीसी साहब को भी मेमोरेंडम भी दिए हैं कि यहाँ पर जो है एक पार्टी वाला जो एमएलए जो है वो हमेशा मुखालिफत मुसलमानों की करता है, और मुखालिफत करने के बावजूद मुस्लिम एरियों को डेवलपमेंट करने की बात नहीं करता है, और मुसलमानों को सीधा सीधा ऐलान करता है कि टोपी दाढ़ी वाले मेरे करीब ना आए। तो ऐसी चीज़ों को लेकर उनके पास जाना एक नासमझ की तरह, वो दूर होकर उनके पास कोई जा नहीं है। और डीसी साहब को हम बारहा मेमोरेंडम दे रहे हैं कि हमारे एरियों को डेवलपमेंट किया जाए। हम भी कर रहे हैं, बहुत से लोग भी कर रहे हैं मुसलमानों के हमारे, लेकिन वो डेवलपमेंट होने के लिए कुछ हद तक नहीं हुए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर हमारा एमएलए बन गया तो जो वार्ड्स आप देख रहे हैं उधर डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह उल अज़ीम उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे एरिया को भी इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट करने की बात करेंगे। ठीक है सर। अब कॉरपोरेशन में अभी तक मेयर नहीं बन पाया, 2-3 महीने हो गए, और वहाँ पर एक हंग असेंबली, मतलब एक ये असेंबली बनने, कॉरपोरेशन बनने के एक चांसेस हैं। जब आपको सपोर्ट करने की जब बारी आएगी, या तो आपको बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ेगा या तो कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, या आपके पास एक चीज़ है कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ऐसे हालात में आप किसे सपोर्ट करेंगे? अब हुबली का इलेक्शन हुआ, शायद आप जानते भी होंगे, वहाँ पर हमारे 3 कैंडिडेट्स इलेक्टेड हुए हैं। जब मेयर और उपमेयर की बारी आई और इलेक्शन चुनाव चलने लगा, तो वहाँ पर बीजेपी वालों ने अपना नामांकन भर दिया, कांग्रेस वालों ने अपना नामांकन भर दिया। अब लोगों को ये बात जहन में आई कि एमआईएम वाले किसको वोट करेंगे, तो हमारा भी कुछ हक बनता है ना कि हमने भी वहाँ खुद नामांकन भर दिया एमआईएम पार्टी की ओर से, मेयर उपमेयर के लिए, भले ही हमें सीट मिले या ना मिले, हमने नामांकन भरा। सीट नहीं, लेकिन मेजोरिटी आपके पास नहीं है। नहीं, मेजोरिटी नहीं है। यहाँ पर 2 सीटें आपके, आपको किसी ना किसी आप पार्टी को या तो सपोर्ट करना पड़ेगा या आपको खामोश बैठना पड़ेगा। तो इन हालात में आप किसके सपोर्ट करेंगे या खामोश रहेंगे? हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे भाई, हाँ, ये किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे 2 हैं, एक मेयर के लिए हम नामांकन भरेंगे, एक उपमेयर के लिए नामांकन भरेंगे, भले ही हमारा एक वोट हमें ही पड़े, हम भरेंगे। कि जहाँ तक देखा गया है कि जहाँ पर भी एमआईएम पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही है, इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है। जब अब यहाँ पर कांग्रेस के एक उम्मीदवार, हो सकता है मुस्लिम को वोट कांग्रेस अगर दे, टिकट दे, अगर इसमें आप एमआईएम पार्टी है, उसी तरह से और भी कई रीजन जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है और एसडीपी है, ऐसे सब पार्टियां मिलकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। खैर उनकी बात अलग है। अगर एमआईएम पार्टी इसमें कूद रही है, इलेक्शन में जब कूद रही है, तो इस एक तरफ से अगर देखा जाए तो बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है
और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, इस तरह के लोग बात कर रहे हैं। और साथ में लोग हमेशा आप पर ये आरोप भी लगाते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक बात मैं आपको बताता चलूं कि पिछला जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ 2018 में, यहाँ पर सिर्फ कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स कांग्रेस से कौन थे? मुस्लिम का ही था। पिछली मर्तबा तो हमने यहाँ पर नहीं उतारा था, पिछली मर्तबा तो एमआईएम नहीं थी, फिर पिछली मर्तबा क्यों हारे? मगर दूसरे स्टेट्स वगैरह में जो इलेक्शन देखे गए हैं तो आप बीजापुर की बात करें तो बीजापुर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीधा डायरेक्ट जो फायदा जो है वो बीजेपी वालों को हो रहा है। आप ये सवाल कर रहे हैं। मैं मेरा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं ऐसा। वही तो बात बता लोगों रहा का हूँ। लोगों का कहना जो है, लोगों के जहन में कांग्रेस वालों ने एक मैंडेटरी दिमाग में बैठा दिया है। ये बाकायदा कांग्रेस वालों की एक मीटिंग चलती है। आप जानते भी होंगे कि कर्नाटका रियासत की जो कांग्रेस कमेटी जो है वहाँ पर बाकायदा मुस्लिम माइनॉरिटी की एक गठन बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है। और उन लोगों को कांग्रेस के दिग्गज जो नेता हैं, जैसे कि रियासती सदर DK शिव कुमार हो, सिद्धरामैया हो, इन लोगों ने बैठकर हमारे कुछ नेता लोगों को, जो मुस्लिम नेता जो है, माइनॉरिटीज़ के जो नेता हैं, जैसे स्टेट प्रेसिडेंट है जब्बार खान है और जमीर अहमद खान है, इन लोगों को गाइडेंस दिया जाता है कि आप जाकर रियासत में मुसलमानों के बीच में जाकर ये बात कहें कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। कौन कह रहा है? कांग्रेस का नेता। और मैं कहता हूँ हमारा जो यकीन है, हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम यकीन रखने वाली ज़ात हमारी है। जब एक आदमी अल्लाह को गवाह रखकर, नबी का सदका देकर ये बात कह रहा है कि मैं बिका हुआ नहीं हूँ और मुझे कोई दुनिया का कोई ऐसा दौलतमंद आदमी हो, पार्टी हो, मुझे खरीद नहीं सकती, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहने वाले आदमी पर हमारा यकीन नहीं रह रहा है, और एक आदमी वो है जिसको सही तरीके से पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम है, और वो आदमी हमें कहता है कि बीजेपी की बी टीम है, तो उसकी बात को हम सडनली मान जाते हैं। बिल्कुल सही, नहीं आपकी बात सही है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमें ओवैसी साहब के नीयत पर हमें कोई हम उस पर सवाल नहीं उठाते, वो आदमी की नीयत पर हम सवाल नहीं उठाते, मगर जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। पिछले बार कर्नाटका में कहाँ लड़े? बीजेपी की सरकार क्यों बनी? जी लड़े पिछली मर्तबा? नहीं ना, नहीं लड़े। फिर सरकार बीजेपी की कैसे बनी? वो तो पिछले चोर दरवाजे से निकल गए सब। वो गद्दारी ना, गद्दारी। तो इसका मतलब पार्टी की कमजोरी है। तो पार्टी की कमजोरी नहीं है। लोग हमें जब बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं तो मैं कहता हूं बीजेपी की बी टीम एमआईएम नहीं है, बीजेपी की बी टीम जो है वो साफ सीधा वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं साफ भी ये बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं। बीजेपी के जो भी फैसले आते हैं, जो भी मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों पर किसी कांग्रेस वालों ने बात कही? आपने देखा कहीं? किसी चीज़ पर वो बात नहीं करते। जब एनआरसी के मसले को लेकर हमारे ही मुस्लिम के जो कद्दावर जो नेता हैं, जमीर अहमद है, बहुत से जो एमएलए, क्या अपना नाम वो मैसूर से जो आते हैं, तनवीर सेठ हैं, इन लोगों ने जब एनआरसी के मसले को लेकर मुसलमानों के मुद्दे पर हम भी बात करना चाहते हैं तो उनका ही एक सदर जो है, कांग्रेस वालों का सदर, हमारे मुस्लिम नेताओं को डायरेक्ट वार्निंग करता है कि एनआरसी पर आप नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या बात है? सर अब बीजापुर की हम बात करते हैं, और मैं उससे पहले आपको बताना भी, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हमारे जी। बीफ बैन को लेकर पूरे कर्नाटका में तबाह बर्बाद किए गए, उस पर भी किसी ने, कांग्रेस वालों ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। एक बच्ची हमारी जो इस्लाम का जो हमारा लिबास है, हम सबसे ज़्यादा उसको एक इसके हिजाब की तरफ पहनते हैं, बुर्का, जो हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम उसको पहने, आज हम पहन रहे हैं। लेकिन आप देखिए हिंदू के ऐसे कई औरतें हैं जो धूप को और इसकी वजह से, डस्ट की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से वो खुद अपना चेहरा ढक रहे हैं, आज ढक रहे हैं। और उन लोगों को किसी ने नहीं कहा कि आप नकाब पहनो। कहा है क्या? किसी मुसलमानों ने कहा है कि ये हमारा नकाब है, आप मत पहनिए? किसी ने नहीं कहा। ये आज़ाद देश के अंदर हम रहते हैं, हाँ, अपनी अपनी चॉइस है, हम रहते हैं। जब नकाब का मसला आया तो पूरे नकाब के मसले पर मुसलमानों का ये मुद्दे हमारे मुसलमानों के मुद्दे हैं, और 70 साल से हम मुसलमानों जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। हमारे लोग जब हमारा हक लेकर, हमारा वोट को लेकर एक इख्तियार की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी जब हमारे मुद्दे आते हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनके खिलाफ में वो आवाज़ उठाए? किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हम
उनके साथ कैसे खड़ा रहना चाहिए बोलिए। अब मैं कहता हूं आपको, जो हमको बी टीम कहने से पहले मैं लोगों से ये निवेदन करता हूं, आप कांग्रेस को ही बी टीम कहें, क्योंकि जब मुसलमानों के मुद्दे पर बात नहीं करते तो इसका मतलब बीजेपी की बी टीम वही ना, मुस्लिम विरोधी पार्टी जो है वो बीजेपी है। अब बीजेपी के सपोर्ट में खड़े होने वाली पार्टी कांग्रेस है, तो बीजेपी की बी टीम कौन हो? कांग्रेस हो गई ना। एमआईएम तो अलग ऐलान करती है कि बीजेपी के खिलाफ में बात होता। जी सर, देखिए अब हम बीजापुर सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर बरसों से पानी की बहुत समस्या, यहाँ पर लोग उससे जूझ रहे थे। अब आलमट्टी डैम बन गया है और कोलार में भी पूरा लबालब आप देख सकते हैं पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी बीजापुर शहर में 8 दिन में एक मरतबा नल आ रहा है, यानी पानी आता है। तो ऐसे हालात में चंद लोग अब जो पानी बेच रहे हैं उनके लिए कॉरपोरेशन से 24 आवर्स सप्लाई है पानी का, तो एक तरफ से एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव एक लोगों के साथ हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और उसी तरह से आप जब कॉरपोरेशन में जाएंगे आपके 2 कॉरपोरेटर्स, तो क्या इस पर आवाज़ उठाएंगे आप? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही रहेगा। हम पिछले इलेक्शन में जब कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसमें हमने बहुत से अपने मैनिफेस्टो में वो बात भी रखी है कि बीजापुर को सबसे पहले पानी की बहुत सी तकलीफ़ात हैं। 8 दिन में एक मरतबा पानी आता है। हमारे जो कॉरपोरेटरों को हमने ये बात कही है कि जैसे ही वो इक़्तिदार की कुर्सी संभालेंगे कॉरपोरेशन में जाकर, तो सबसे पहले 24/7 अपने वार्ड में ही वो पानी को सप्लाई कराने की कोशिश करेंगे। और रही बात जो कॉइन का जो मसला है, अब कॉरपोरेशन जो है वो इनकम को देखती है। अब उसको इनकम कहाँ से आए? बहुत से ऐसे ज़रिए हैं जिसकी इनकम आती है, लेकिन पानी का भी एक ज़रिया बनाकर उसने इनकम करने की वो कोशिश की है। हम जैसे ही कॉरपोरेशन के अंदर कदम रखेंगे तो हमारे कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं, हम उनको ये बताकर कहेंगे कि वो जो 24/7 जो पैसे लेकर पानी खरीदने का जो सिस्टम बनाया गया है उसको निकाल कर इंशाल्लाह पूरे वार्ड में 24/7 पानी सहूलियत करने के हम सबसे पहला हमारा काम करेंगे। सर मान लीजिए अब अपना कर्नाटक में आप अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, चंद उम्मीदवार अगर जीत गए मान लीजिए, और उसी तरह से बिहार में भी 5 उम्मीदवार आपके जीत चुके थे, लेकिन चंद दिनों के बाद उन्होंने पार्टी बदलकर फिर से आरजेडी में चले गए। क्या इसी तरह से यहाँ पर अगर जीत गए तो आपके पार्टी को उन उम्मीदवारों को संभाल लेंगे या वो भी इसी तरह से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो संभालना हमारा काम है, वो हमारे पार्टी से चुनकर आए हुए एमएलए होते हैं। रियासती सदर की जिम्मेदारी होती है कि उनको संभाल कर रखें, और हमारे जनरल सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी होती है कि उनको संभाल कर रखें। उनकी निगरानी का हम ज़रूर करेंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम अलहदा हैं सब पार्टियों से, हम अलहदा है रहने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट्स चुनकर आएंगे उनको हमारे ही हथौटे में रखकर, जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमें कहेंगे, उनके बात को सामने रखकर आगे का रास्ता हम निकालेंगे। अब आखिर में जो 2023 का इलेक्शन सर पर खड़ा है, लोग चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे, वोट देने जाएंगे, तो आप बीजापुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? यही बात कहना चाहता हूं मैं कि हिंदुस्तान में लगभग आज़ादी के बाद, आज़ादी से लेकर आज़ादी से पहले भी इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए, इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए मुसलमानों का खून लबालेज होकर ये हिंदुस्तान बना हुआ है। आज हिंदुस्तान फिर वही हालत पे आया हुआ है कि हिंदुस्तान को सख्त मुसलमानों की खून की सख्त ज़रूरत पड़ी है, और उसको सामने रखकर अब हमको ये ज़रूरत है कि सियासी एतबार से हमें मजबूत होना है। हम हर चीज़ के में, जैसे साचार कमेटी का हमारी रिपोर्ट आती है कि वो रिपोर्ट कहती है खुद कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। अब हम पिछड़े हुए हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? सियासत सख्त ज़रूरत है। जब तक हम सियासत में नहीं आएंगे, लोग हमें हमारे कंधों पर रखकर अपने महल को तामीर करेंगे, लेकिन हमारा महल तामीर करने के लिए किसी ने हमें साथ नहीं देगा। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। जब पिछले बाई इलेक्शन हुआ सिंदगी का, एक कैंडिडेट जेडीएस का पिछले इलेक्शन में 18 के इलेक्शन में एक हिंदू का कैंडिडेट खड़ा होता है और वो इलेक्टेड होके मिनिस्टर बनता है, और उसी पर जो सेक्युलर पार्टी के नाम पर वोट लेने वाले जो सेक्युलर पार्टियां हैं
उसी पार्टी के नाम पर एक मुस्लिम कैंडिडेट्स को वहाँ उतारा जाता है तो 4000 वोट सिर्फ हमें मिलते हैं वहाँ पर मुसलमानों पर, तो फिर क्या हमारा सियासती शऊर ये लोग बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं अलल ऐलान ये दावत देना चाहता हूँ कि सब पार्टियों को छोड़ो, आप एमआईएम पार्टी के साथ जुड़कर काम करो, इंशाल्लाह हमारी सियासती ताकत बहुत मजबूत होगी। और मैं ये बात 2023 के इलेक्शन के सिलसिले में आपने जो सवाल किया मुझसे कि आप किस मुद्दे को लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हमारे, मैं आपके सामने गिनाया भी हूँ, फिर दोबारा वो गिनाना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग जो सेक्युलर पार्टी नहीं, जो कम्युनल पार्टी जो लोग हैं वो खुद कहते हैं कि आपको पानी, बिजली, रोड, इन सारों को सामने न रखकर वोट करना है। किसको रखकर वोट करना है? सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट करना है और लव जिहाद के नाम को सामने रखकर वोट करना है। ये लोग इन सारे मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम भी हमारा भी मैनिफेस्टो है, हम ये चाहते हैं कि एनआरसी को सामने रखकर वोट करें, CAA को सामने रखकर वोट करें, ट्रिपल तलाक को सामने रखकर वोट करें, बाबरी मस्जिद के मसले को लेकर वोट करें, हमको वोट करें, और हिजाब के मामले को लेकर वोट करें, बीप बैन के मामले को लेकर वोट करें, मुसलमानों को शांति से जीने के लिए वोट करें। अब आने वाले इलेक्शन में जहाँ जहाँ रियासती हुकूमत जो बैठ रही है, जो सेंट्रल में जो बीजेपी बैठी हुई है, रियासती में जो सरकार बैठेगी, जहाँ बीजेपी अगर बैठेगी, तो इन लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एनआरसी का है। रियासती सतह पर उन लोगों ने एनआरसी को अप्लाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर बीजेपी इस मर्तबा फिर इक़्तिदार पर बरसगीर पर आई तो मुसलमानों को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए सिर्फ वाहिद पार्टी वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो हर मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाते हैं। वो अगर हमें इस मर्तबा के इलेक्शन में जितनी भी हो कामयाबी मिली तो सबसे पहले हम हमारे मसलों को लेकर सदन में आवाज़ उठाने वाली पार्टी रहेगी। तो इन मुद्दों को लेकर मैं चाहता हूं कि हमारी जनता, जो बीजापुर के ज़िले की जो जनता है, उस जनता से निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने आपके सामने आकर ये बात वोट मांगने से पहले आप खुद तब्दील हो जाइए, बदल जाइए। आपको तो सामने वालों को कुछ सबक सिखाए कि मुसलमानों का भी मुत्तहिद जो है, वो ताकत जो है, वो एक पार्टी बन रही है। और हमें जो है एक सोचने वाली बात है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, कि बीजापुर ज़िले के 8 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जहां पर 8 कॉन्स्टिट्यूशन के एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के मुसलमानों के वोटों पर चुनकर आते हैं। चाहे भागेवाड़ी लो, सिंदगी लो, बबलेश्वर लो, देवरिप्परगी लो, मुद्देब्याड़ लो, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर वोट्स जो है सेकंड नंबर पर वो माइनॉरिटी की मुस्लिम के वोट्स हैं। मुस्लिम वोट्स को लेकर ये लोग इक़्तिदार पर की कुर्सी संभालते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के मुद्दे आते हैं तो भागकर चले जाते हैं। एक पहला मसला। और दूसरा मसला जो है, ऐसे 7 कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो हिंदू एमएलए को खड़ा करके कांग्रेस के ही, लेकिन वो चुनकर आते हैं। एक हमारा जो कैंडिडेट्स है मुस्लिम का, वो बीजापुर सिटी से खड़ता है, हमेशा खड़ता है और हमेशा पढ़ता है। नहीं, पिछली बार बागवान साहब जीत कर भी आए थे, वो 10 साल पहले की बात होगी। बागवान साहब भी चुनकर आने का एक जरिया है कि हिंदू वोट डिवाइड हुए, मुसलमान का वोट एमएलए चुनकर आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये 7 एमएलए जो मुसलमानों के वोट को लेकर चुनकर आते हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो एक मुसलमान एमएलए को चुनकर लाएं? जब हमारे भागेवाड़ी के एमएलए मुसलमानों के वोट से चुनकर आते हैं, क्या उनकी जिम्मे नहीं बनती कि उनके वोट्स जो हैं यहाँ नहीं है, उनके वोट्स बीजापुर में नहीं है, उनके वोट्स पंचमशैली के वोट्स बीजापुर में नहीं है? उनका फर्ज नहीं बनता कि वो पंचमशैली वोटर्स को कन्वर्ट करके कांग्रेस को वोट दिलवाएं? एक मुस्लिम एमएलए को चुना की कोशिश नहीं कर सकते? बबलेश्वर का लो, बबलेश्वर में किससे चुनकर आते हैं? मुस्लिम से चुनकर आते हैं। वो उनके जो कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पर नहीं है बीजापुर में, वो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। सिंदगी लो, जहाँ जहाँ भी लो, ये लोग एक मुस्लिम एमएलए को चुनकर लाने की कोशिश नहीं करते, जबकि 7 एमएलए मुसलमानों से चुनकर आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोगों को भी संवरना है, समझना है, समझ के इस मर्तबा की सियासत में कदम रखना है। जहाँ भी नुकसानात हमें नज़र आते हैं उसे थोड़ा बदल कर आगे कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मसले भी हल होंगे। हमारा एक एमएलए इक़्तिदार पर बैठेगा तो हमारे मसले भी हल होने की एक आशा जो रख कर चलते हैं। मैं हमारी जनता से यही निवेदन करता हूँ, बीजापुर ज़िले की जनता से, जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स AIMIM के हो खड़े होंगे, आप बिलाशुबा कुछ भी ना सोचे हुए एक मर्तबा उनके हक में वोट करो। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस ज़िले की तकदीर बदल जाएगी। सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बात की,
एवन न्यूज़ की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, हम भी आपका बहुत ही हार्टली थैंकफुल देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो बात वो जनता तक पहुंचाने की आप काम करते हैं, इसलिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। देखा व्यूअर्स, आज हमने एमआईएम के बीजापुर ज़िला अध्यक्ष अल्लाह बख्श बीजापुर साहब से बातचीत की, उनसे आपसे जुड़े कई उनसे सवालात किए और उन्होंने हर सवाल को बड़े ही बेबाकी से अपना जवाब भी दिया। इसी तरह से हम हर पार्टी से जुड़े उम्मीदवार या उससे जुड़े नेता से आपसे जुड़े सवालात से उनसे जवाबात हासिल करने की हम कोशिश करते रहेंगे। जब तक आप देखते रहिए एवन न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।